नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। राज्यपाल ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के लागू होने के बाद उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और उसकी जगह अब अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का इसका काम करेगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि देश में अल्पसंख्यक कोई एक विशेष धर्म नहीं हो सकता है। यहाँ अनेकों अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। ये विधेयक उत्तराखंड में अल्पसंख्यकों के अंदर समानता के भाव को भरेगा और इस विधेयक का नाम सभी अल्पसंख्यक समुदाय को लोग ले सकेंगे। किस तरह से देख रहे हैं एक पूरा देखिए, मैं ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा? माननीय राज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ। विधानसभा द्वारा जो विधेयक पारित किया गया था, आज विधिवत रूप से कानून बन गया है। देश में अल्पसंख्यक कोई एक धर्म नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ अनेकों अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। उनके लिए समान व्यवस्थाएं हों, समान शैक्षिक व्यवस्थाएं हों, समान नागरिक व्यवस्थाएं हों, उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक उत्तराखंड के अंदर अल्पसंख्यकों में समानता के भाव को आकर्षित करेगा और केवल एक समुदाय विशेष को उसका लाभ मिले और बाकी अल्पसंख्यक समुदाय कहने को लोग छूट जाएं, तो समानता देने का काम ये विधेयक कर रहा है। मैं प्रदेश सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एकता मार्च का आयोजन किया जाएगा। साथ ही राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इस दौरान कई सारे कार्यक्रम होंगे। सचिवालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेल मंत्री रेखा आर्य ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर को होने वाले एकता मार्च के लिए मेरा भारत पोर्टल के माध्यम से फ्री में रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए संख्या और आयु की कोई सीमा तय नहीं की गई है। बंधुओं को बहुत नमस्कार, प्रणाम। आप सबका बहुत धन्यवाद कि आज आप इस पीसी के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर पहुँचे। सभी का बहुत आभार। आज की जो ये पीसी है वह विशेषतः एक विशेष प्रयोजन जो आप हम सब लोग जानते समझते हैं कि राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती का वर्ष है, वर्ष 2025। 31 अक्टूबर को उनका जन्म दिवस होता है और उस जन्म दिवस को भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार पूरे देश भर में और सभी राज्य अपने अपने राज्यों में एकता मार्च के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसके निमित्त प्रथम चरण में माय भारत पोर्टल के माध्यम से देश भर के युवा, देश भर के जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस पद यात्रा में या इस एकता मार्च में, वो माय भारत पोर्टल से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीते दिन एनसीआरबी रिपोर्ट का हवाला देते हुए आईजी कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भरने ने गुमशुदा बच्चों की रिकवरी में पुलिस की बेहतर प्रदर्शन की बात कही थी। वहीं बाल संरक्षण आयोग उत्तराखंड की अध्यक्ष गीता खन्ना ने भी राज्य में बच्चों के गुमशुदा होने और रिकवरी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने रिपोर्ट आने से पहले ही पुलिस से सवाल किया था, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस की ओर से उन्हें बताया गया कि गुमशुदा बच्चों में ज्यादा वो बच्चे शामिल हैं जो वास्तव में गुमशुदा नहीं थे, बल्कि किसी कारण से बिना बताए कहीं घूमने निकल गए थे। लेकिन कुछ घंटों में ही उन्हें ढूंढकर वापस घर भेजा गया, जिसके चलते ही संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि इसके बावजूद आंकड़े बताते हैं कि गुमशुदा बच्चों को ढूंढने ने उत्तराखंड पुलिस ने अच्छा कार्य किया है। आप आज सवाल पूछ रहे हैं जब रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है, पर जब ये एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी तभी मैंने सवाल पूछा था सरकार से, पुलिस से, कि ऐसा कैसे हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं हमारे बच्चे। और उसके लिए एक बहुत बृहद कार्यशाला फिर आयोजित की गई, जिसमें मुझे पूरी रिपोर्ट नीलेश बरने की और उनकी पूरी टीम ने वो रिपोर्ट दी। तो क्या हो रहा है, बच्चे रूट के, लड़के एडवेंचर के लिए
जैसे पहाड़ के बच्चे को बस मसूरी आना है, यहाँ वाले को हरिद्वार तक जाकर देखना है, किसी को फेसबुक के फ्रेंड से मिलने जाना है, ऐसे करके बच्चे निकल जाते हैं। अब जब शाम तक बच्चा नहीं आता या 2-4 घंटे स्कूल में नहीं है, दोस्तों के पास नहीं, तो माता पिता गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं और वो शाम तक रजिस्टर बन जाता है ना, वो रिपोर्ट शाम तक पूरे प्रदेश से पुलिस मुख्यालय में आ जाती है। लेकिन वो 4 घंटे बाद भी अगर रिकवर हो गया, 1 दिन बाद मिल गया, तो वो मिसिंग चाइल्ड वाली लाइन में तो आ ही गया। इसीलिए आपने देखा रिकवरी रेट भी हमारा 95% से ऊपर है। तो जो असली मिसिंग चिल्ड्रन है ये वो नहीं है, बट क्योंकि बाय डेफिनेशन एक बार रिपोर्ट आ गई और वो मिसिंग चाइल्ड में आ गया, तो इसके लिए सोशल मोबिलाइजेशन की और जागृति की जरूरत है कि हम बच्चों को समझा के रखें। लेकिन जितने भयानक ये एनसीआरबी के आंकड़ा जब हम आइसोलेशन में देखते हैं, वैसी वस्तु स्थिति नहीं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जोड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से गुमशुदा बच्चों की रिपोर्ट एनसीआरबी की तरफ से पेश की गई है वो सार्वजनिक रूप से आई है और ऐसे में अब जो बाल संरक्षण अध्यक्ष है उनका बयान सामने आया है कि पहले से ही इसके बारे में जानकारी ली गई थी और जो बच्चे हैं वो घूमने गए थे, वो गुमशुदा नहीं हुए थे। तो क्या कुछ इसमें देखने को मिल रहा है और रिपोर्ट में जो आंकड़े हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं? सही में इस तरीके के आंकड़े जो हैं बच्चों की गुमशुदगी के हैं या फिर जो अध्यक्ष बोल रही है उनकी बात सही है? देखिए प्रिया, जिस तरह देखा जाए कि एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए जिस तरह से आईजी कानून ने व्यवस्था ने जिस तरह से अभी हाल ही में जो रिपोर्ट दी थी और रिकवरी में पुलिस बेहतर प्रदर्शन कर रही है बात कही थी, लेकिन उसको लेकर के बाल संरक्षण आयोग उत्तराखंड अध्यक्ष जो है गीता खन्ना ने बताया है कि राज्य में बच्चों की गुमशुदा होने और रिकवरी को लेकर के जिस संबंध में रिपोर्ट आने से पूर्व ही पुलिस से सवाल उन्होंने के द्वारा किया गया था कि उत्तराखंड में जो बच्चे उनके द्वारा बताया जाता है गुमशुदा हुए हैं, अधिकतर बच्चे वे शामिल हैं जो वास्तव में गुमशुदा नहीं होते, वे वापस आ जाते हैं कुछ समय के बाद। पता लगता है कि घूमने निकले थे और 4 घंटे बाद वो रिकवर हो गया, लेकिन उसके बावजूद पूरी जानकारी इस पर अंकित नहीं होती है। तो इसको लेकर के उन्होंने सवाल उठाया तो उन्होंने कहा था कि अगर बच्चे बाहर निकले हैं, उन्हें ढूंढकर वापस भेजा गया है, तो उसकी संख्या कैसे बढ़ोतरी हो रही है, कैसे उनको देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो है इसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया है और जिस तरह से संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि पूरे मामले पर कहीं ना कहीं जवाब संतोषजनक होना चाहिए कि बच्चा जो निकला था जिसकी गुमशुदगी की बात हुई थी वह वापस हो गया है, तो उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं वापस अंकित की गई, क्यों? क्योंकि तरह तरह के जो है ऑपरेशन चलाए जाते हैं। ऑपरेशन मुस्कान के तहत जो है बच्चे रिकवरी होने के बाद उनकी डाटा जो है अंकित करना होता है, लेकिन वह अंकित नहीं है, जिसकी वजह से वो नाखुश नजर आई। हालांकि उन्होंने सवाल जो है अपना बरकरार रखा है। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से यहाँ पर सवाल भी उठ रहे हैं, अब अध्यक्ष ने बोला है कि जो अंकित नहीं किए जाते हैं, जो बच्चे वापस लौट जाते हैं, तो ऐसे में विभाग की तरफ से या फिर आयोग की तरफ से कोई सार्वजनिक ऐसी रिपोर्ट की जाएगी जिसमें ये बात सामने आए कि जो बच्चे जो संख्या आई है रिपोर्ट में एनसीआरबी की, तो उसमें से जो बच्चे वापस आ चुके हैं उनकी घटा के रिपोर्ट सामने आने का कोई ऐसे फैसला लिया जाएगा, कोई सार्वजनिक रिपोर्ट की जाएगी? देखिए, इस पूरे मामले पर जिस तरह से उन्होंने रिपोर्ट की बात कही है, उस रिपोर्ट को लेकर के अध्यक्ष ने जिस तरह से साफ किया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखना होगा कि पुलिस विभाग इस पूरे मामले पर किस तरह से अपनी रिपोर्ट प्रदर्शित करता है और किस तरह से जो बच्चों के गुम होने की रिपोर्ट लिखी जाती है उसमें बाद में पता चलता है कि वो मिल गए थे, तो उसके जो संतुष्टि है वो किस तरह से अध्यक्ष को कराई जाती है, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन पुलिस उधर जो दावे कर रही है, उधर जो अध्यक्ष सवाल उठा रहे हैं, इस बीच जो है कहीं ना कहीं एक सवाल ये उत्पन्न हुआ है कि आपसी तारतम्य नहीं है या व्यवस्थाओं उस तरह की अंकित नहीं की जा रही है कि ऊपर के अधिकारी या अध्यक्ष जो है वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो सके। तो इस बीच देखना होगा कि पुलिस पूरे मामले पर किस तरह से जवाब देती है और किस तरह से संतुष्ट जो अध्यक्ष हैं संरक्षण बाल आयोग की वो संतुष्ट होती हैं। जी बिल्कुल योगेश, देखना होगा कि किस तरीके से इसमें अब आगे कार्रवाई की जाती है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए, आपके साथ बने रहेंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के जिला प्रशासन ने बरसात थमते ही रिकॉर्ड 7 दिनों में आपदाग्रस्त बटोली गांव को सड़क मार्ग से जोड़ दिया है, जिससे वाहन गांव तक पहुंचने लगे हैं। जिलाधिकारी सवीन बंसल ने मुख्यमंत्री के निर्देशों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बटोली में बिजली, पेयजल और सड़क की समस्या का स्थायी समाधान कर दिया है। 11 जुलाई को उनके क्षेत्र भ्रमण के बाद 3.79 लाख रुपए पेयजल और 2.19 लाख रुपए विद्युत लाइन सुधार के लिए जारी किए गए। प्रभावित परिवारों को 4,000 रुपए प्रतिमाह की अग्रिम सहायता भी दी गई। स्वास्थ्य शिविरों और टीकाकरण के जरिए ग्रामीणों की चिकित्सा जरूरतें भी पूरी की गई हैं। योगेश आर्य संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेश, जिस तरीके से गांव में सड़क को जोड़ा गया है,
जो सड़क थी क्षतिग्रस्त हो गई थी और मुआवजे की भी बात की गई है। बिजली, पेयजल, सड़क की सारी सुविधाएं दी गई हैं। धरातल पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है और ग्रामीणों में क्या कुछ इसको लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? देखिए प्रिया, उत्तराखंड की जी। राजधानी देहरादून के जिला प्रशासन ने बरसात थमते ही जो है 7 दिनों के अंदर आपदाग्रस्त बटोली गांव को सड़क मार्ग से जोड़ दिया है और जिस तरह वाहन गांव तक पहुंचने लगे हैं तो ये बेहद ही अच्छी खबर है, क्योंकि गांव वासियों का जो संपर्क कटा हुआ था उसके कारण जो है जिला मुख्यालय पर आने पर काफी कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ रहा था। लेकिन जिलाधिकारी सविन बंसल ने मुख्यमंत्री के निर्देशों का जो पालन किया है उसके चलते बटोली में बिजली की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, सड़क की समस्याओं का स्थायी समाधान हो, वह तो कर दिया गया था। लेकिन उनके द्वारा जो क्षेत्र का भ्रमण किया गया उसके बाद जो है पेयजल की व्यवस्था के लिए जो 3,89,000 लाख रुपए की घोषणा की गई, उसके बाद तो सुधार किया गया। इसके साथ साथ जो है 2,19,000 से जो है विद्युत व्यवस्था का सुधार किया गया। लेकिन प्रभावित परिवार को जिस तरह से 4,000 रुपए प्रति माह की अग्रिम सहायता भी दी गई। लेकिन स्वास्थ्य शिविर और टीकाकरण के चलते जो काम चल रहा था, लेकिन उसके सबसे बड़ा जो मुख्य कारण बन रहा था कि सड़कों का मार्ग कैसे सही हो, कैसे उनको जो है मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं जो काम किया गया है, सड़क बेहतर की गई है, तो निश्चित तौर पर मुख्य धारा से वो जुड़ गए हैं। अब उनका जिला मुख्यालय पर जो है आना जाना सुगम हो गया है, वाहन भी उससे मार्ग पर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सुहागन महिलाओं के लिए खास पर्व करवा चौथ की तारीख को लेकर उलझन बरकरार है। जहां एक और पंचांग अनुसार कुछ ज्योतिषारी ने 9 अक्टूबर को व्रत रखने की सलाह दी है, तो वहीं दूसरी ओर कई पंडितों का कहना है कि चतुर्थ तिथि 10 अक्टूबर को पड़ रही है। उधर हरिद्वार के बाजारों में करवा चौथ को लेकर दुकानें सजी नजर आ रही हैं। जगह जगह दीपक और करवे के साथ पूजा सजी थाल भी दुकानों पर देखने को मिल रही है। बाजारों में महिलाएं खरीदारी के लिए सुबह से ही पहुंचने लगी हैं। सिंदूर, चूड़ियां और पूजन सामग्री की खरीदारी भी जोरों पर हो रही है। हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने बताया कि धर्म सिंधु के अनुसार वही तिथि मान्य होती है जिसमें चंद्रोदय के समय चतुर्थ तिथि हो। इस बार 9 अक्टूबर को चंद्रोदय तृतीया और 10 अक्टूबर को चतुर्थ तिथि चंद्रोदय के बाद रहेगी। इसीलिए नियमानुसार करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर शुक्रवार को ही रखा जाएगा। वो 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को है। धर्म सिंधु के अनुसार निर्णय यह बैठता है जब कोई तिथि 2 दिन हो और दोनों दिन उस तिथि के समय चंद्रोदय न बैठता हो, तो ऐसी तिथि में जो उदया तिथि होती है उसके आधार पर व्रत करना चाहिए। 9 अक्टूबर को दिन गुरुवार को रात्रि 11:55 तक तृतीया है और उसके बाद चतुर्थी आ रही है। उस समय जो चंद्रोदय का समय है वो लगभग 7:15 बजे से 8 बजे तक का है। वहीं जो उदया तिथि अर्थात चतुर्थी तिथि 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को जो बैठती है वो शाम के 7:39 तक है। उस दिन चंद्रोदय जो है 7:39 के बाद हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में धर्म सिंधु ये कहता है कि जो अगले दिन की तिथि है उस तिथि को ही आधार मानते हुए वही तिथि सर्वमान्य होगी, अर्थात 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार जो अगले दिन चतुर्थी तिथि है उसी दिन चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में हिमालय की भूगति के उत्क्रांति, क्रिस्टल संरचना, जलवायु संस्थान एवं आपदा विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें इटली, अमेरिका, नेपाल और भारत से आए प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं एवं विद्वानों ने भाग लिया। कुमाऊं विश्वविद्यालय के देवदार सभागार में भूविज्ञान विभाग, जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, बेंगलोर के संयुक्त तत्वाधानों में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ है, जिसमें कई देशों के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, शोधकर्ताओं ने कई विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर दीवान एस रावत ने आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की और भूविज्ञान विभाग की शोध और नवाचार गतिविधियों की सराहना की। उत्तराखंड को लें या किसी और भी क्षेत्र को ले लें हिमालय में, तो जो
जो कुछ भी प्रक्रिया है हिमालय में, जो हम लोग बात करते हैं, चाहे भूकंप की हो, चाहे लैंडस्लाइड की हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड हो या फ्लैश फ्लड हो, ग्लॉफ हो, तो इसमें सारे इलाके बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ये हमारा काफ़ी विकसित इलाका है, यहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, तो उसके लिहाज से थोड़ी संवेदनशीलता जो है उत्तराखंड की थोड़ी बढ़ गई है। और अगर हम लोग बात करें तो भूकंप, हम लोग हमेशा कहते रहते हैं कि भूकंप यहाँ पे ये इलाका बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, यहाँ पे पिछले कई 100 सालों से बड़ा कोई भूकंप नहीं आया है, तो उस लिहाज से बहुत संवेदनशील इलाका है। पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, डेवलपमेंट्स खूब हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी जो संवेदनशीलता है वो और भी बड़ी है, चाहे वो ग्लॉफ के कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे वो लॉफ के कॉन्टेक्स्ट में हो, या वो लैंडस्लाइड के कॉन्टेक्स्ट में हो, तो उसके लिहाज से भी हमारी संवेदनशीलता इस इलाके की थोड़ी बड़ी है। डेवलपमेंट को आप रोक नहीं सकते, वो तो एक ऐसी चीज़ है जिसको कि आप नहीं करेंगे तब उसका एक दूसरा दुष्परिणाम होता है। तो डेवलपमेंट तो होना ही है, लेकिन बस ये है कि क्या वो डेवलपमेंट, क्या जो कुछ भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सस्टेनेबल हैं, क्या वो चाहे वो भूकंप के लिहाज से देख लें या लैंडस्लाइड के लिहाज से देख लें, क्या हम लोग, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे उस इलाके की संवेदनशीलता, वल्नरेबिलिटी उसको बढ़ा तो नहीं रहे हैं। उस केस में ये ज़रूरी है कि जो भी साइंटिफिक मेथड्स हैं, चाहे वो जियोलॉजी के हों, चाहे कोई या कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस के हों, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर विनीत कुमार गहलोत, डायरेक्टर और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजिकल ने हिमालय भूगतिकी और जलवायु परिवर्तन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हिमालय का एक पारिस्थितिक तंत्र जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यंत संवेदनशील है और इस दिशा में निरंतर अनुसंधान की आवश्यकता है। उत्तराखंड के कई क्षेत्र जनसंख्या के घनत्व के मुताबिक अत्यंत संवेदनशील है, क्योंकि पिछले 100 वर्षों में कोई बड़ा भूकंप इस क्षेत्र में नहीं आया। लिहाजा इस दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है। वहाँ पर कभी भी एक बड़ा भूकंप आ सकता है, और इसकी क्लासिकल एग्जांपल है कि 2005 में मुजफ्फराबाद में भूकंप आया था, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। 7.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप था और उसमें 87,000 लोगों की डेथ हुई। तो अगर ऐसा भूकंप यहाँ पर आएगा तो तबाही हो जाएगी, इसलिए जरूरी है कि हम भूकंप के संग रहना सीखें। We must prepare for earthquakes. वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी के डायरेक्टर ने इस बात पर जोर दिया कि निरंतर चल रहे विकास कार्यों के मद्देनजर आवश्यकता है कि विकास कार्यों को करने के लिए सुव्यवस्थित वैज्ञानिकों की पद्धतियों का प्रयोग किया जाए, ताकि संवेदनशील क्षेत्र में और अधिक संवेदनशीलता नहीं बढ़ सके। हेती में एक भूकंप आया था 2010 में, 7 मैग्नीट्यूड का था, 3,20,000 लोग मरे। उन्होंने कोशिश करी, तैयारी करी, उसी जगह भूकंप आया 2021 में, उससे बड़ा था, लेकिन सिर्फ 2,500 लोग मरे। तो आप सबका ये कर्तव्य है कि आप भूकंप की तैयारी करें। मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर हर्ष के गुप्ता ने अपने प्रेरक उद्घाटन व्याख्यान में हिमालय क्षेत्र में भूकंप की प्रवृत्तियों और उनकी तीव्रता और साथ ही साथ संभावित खतरों पर विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमें भूकंपों के साथ साथ जीना सीखना होगा। प्रोफेसर गुप्ता ने हिमालय से संबंधित भावी शोध के लिए 5 प्रमुख विषय साझा किए और प्रस्ताव रखा कि इन विषयों पर एक समग्र शोध संकलन तैयार कर फरवरी-मार्च 2026 तक एक विशेष अंक के रूप में प्रकाशित किया जाए। जो है, जैसा कि इसके शीर्षक से ही आपको मालूम हो जाएगा, जियोडायनामिक इवोल्यूशन ऑफ द हिमालय, क्रस्टल इवोल्यूशन, क्रस्टल आर्किटेक्चर, और जो डिजास्टर्स जो हिमालय में इस बीच हो रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंज और इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उसकी वजह से, तो इन सब के ऊपर जो है वर्तमान में विभिन्न संस्थानों में, इवन विदेशों में बहुत सारा जो है नया रिसर्च का कार्य हो रहा है। तो ये जो सेमिनार इस वक्त यहाँ पर हमारे कुमाऊं विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो एक तरह का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि विगत 5-10 साल में जो भी हम लोगों के देश में भी बहुत सारे डिजास्टर, अभी आपने देखा मानसून का सीजन जो था उसमें बहुत सारी आपदाएं आई,
भराली की बात है, थराली की बात कहें, अभी कल परसों की बात करें तो दार्जिलिंग का जो है एपिसोड देखने को मिला। तो इन सारे जो है डिजास्टर से इवन भूकंप से संबंधित जो भी डिजास्टर होते हैं, क्योंकि हिमालय आप सबको मालूम है कि एक भूकंपीय क्षेत्र है और यहाँ पर समय समय पर जो है अलग अलग मैग्नीट्यूड के भूकंप आते रहते हैं। तो इन सब के ऊपर जो है भूवैज्ञानिक गतिविधियों के ऊपर प्रकाश डालने के लिए विश्व से भी और हमारे देश से भी जो है प्रख्यात विद्वान लोग आए हैं, जो अपने आज के जो परिप्रेक्ष्य में जो सबसे लेटेस्ट जो थिंकिंग है और नए नए जो डेटा जनरेट हो रहे हैं, नए नए इक्विपमेंट मशीन्स के बेस पर, तो उसको जो है साझा करेंगे, उस पर एक डिस्कशन होगा, उससे भी एक नई जो कार्य जो है व्रत उसका जो है क्रियान्वयन करने की जो है इसमें बात होगी इस सेमिनार के द्वारा, जिससे कि फ्यूचर में किस ढंग से इन समस्याओं को जो है भूवैज्ञानिक लोग एड्रेस कर सकें। तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण सेमिनार है। सम्मेलन का उद्देश्य हिमालय की जटिल भूगतिकीय संरचना, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और आपदा प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों पर गहन वैज्ञानिक विमर्श को प्रोत्साहित करना है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वैज्ञानिक सहयोग, नवाचार और संवाद का एक सशक्त मंच बनेगा, जो हिमालय पर्यावरण और आपदा न्यूनीकरण के क्षेत्र में ठोस दिशा प्रदान करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।